हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्थ। एंड आज हम बात करेंगे 28 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए, करंट अफेयर जो है यहाँ पे मैं जो प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ ये एक्चुअली सीयूईटी बेस्ड है। सीयूईटी पैटर्न पे कहीं ना कहीं जो खासकर अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड जो नया पैटर्न आया है आपने देखा होगा सभी ने। अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके देख लीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जीए जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें हम क्वांट के बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे जीके की। उसके अलावा जो करंट अफेयर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो कहीं ना कहीं करंट अफेयर आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो करंट अफेयर प्रोवाइड करें जो आपके सीयूईटी आपके एग्जाम सीधा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से रिलेटेड हो, ताकि आप लोगों को कम एफर्ट्स डालने पड़े। और इसके साथ साथ केवल वीडियो ही नहीं बल्कि आपको यहाँ पे पीडीएफ भी हम इनका प्रोवाइड करा रहे हैं रेगुलरली। बहुत जल्दी आपको मैगजीन भी प्रोवाइड करा देंगे पिछले 3 महीने करंट अफेयर की। तो यहाँ पे जो है वो सीयूईटी 2022 के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के करंट अफेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। और यहाँ बात करें हम जेएनयू जामिया डीयू सब में हेल्पफुल होने वाला है ये करंट अफेयर। साथ ही साथ हम बात करें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप एग्जाम वर्ट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए करंट अफेयर की और आप पढ़ सकें। और अगर आपको कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए आप examiner.in विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर में। 28 का जो करंट अफेयर है इसमें पिछले 2 दिन का जो करंट अफेयर हमने इंक्लूड किया, और जो भी पॉइंट है आपको क्लियरली समझ में आए इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं 27 मार्च की। 27 मार्च की अगर हम बात करें तो इसे बनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे के तौर पे। अब देखिए, वर्ल्ड थिएटर डे, हिंदी के स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ पाए, थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, तो इसे विश्व रंगमंच दिवस के तौर पे बनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये रंगमंच की दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे भी है। आगे बढ़ते हैं हम रंगमंच की दुनिया से। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है अर्थ ओवर। खैर, हम बात करें पहले अर्थ ओवर की। एक्चुअली क्या है कि अर्थ ओवर एक स्टार्ट किया गया कि कहीं ना कहीं एक नेचर से लोगों का कनेक्शन बन सके। क्योंकि देखिए यहाँ पे अर्थ ओवर जो है उसमें क्या होता है कि 1 घंटे के लिए यानी कि 1 आवर के लिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पूरी दुनिया में ऑफ कर दिया जाता है। यानी वो एक अलग बात है कि ये ऐच्छिक होता है, आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप बंद करते हैं कि नहीं, लेकिन निवेदन किया जाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान है या निजी संस्थान है, घर है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ किया जाए। अब इसको ऑफ करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। 1 घंटे पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि जो खासकर रिमोट एरियाज हैं दुनिया के, वहां उनके लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है, इस 1 घंटे के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है कि दुनिया के रिमोट एरियाज में हम कहें तो कम से कम 12 मंथ तक कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। पहला फायदा सबसे बड़ा ये है। दूसरा, लोग नेचर को समझें उससे रिलेटेड भी है, क्योंकि आप देखिए अगर भौतिक दुनिया में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चाहे हमारे डेली लाइफ हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे जो अर्थ ओवर है ये एक्चुअली बनाया कब जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार जैसे 26 मार्च को बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल 26 मार्च को आता है। ये एक्चुअली में सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। ठीक है, कब बनाया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को बनाया जाता है। इस बार इसकी थीम जो थी वो थी सेव आवर फ्यूचर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ ओवर कब बनाया गया था, क्योंकि सैटरडे को बनाया था, फिक्स डे नहीं है। मैंने चीज आपको बताई थी, डे एंड डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्दो डे एंड डेट्स का पीडीएफ आपको आपका जो एग्जाम वट ऑफिशियल, आपका अपना एग्जाम वट ऑफिशियल है उसके अंदर अवेलेबल है, तो काइंडली जाके वहां से ले लें ताकि आप पढ़ सकें। बहुत यूजफुल होने वाला है वो पीडीएफ आपके लिए। यहाँ हम बात करते हैं कि होता क्या है, तो टर्न ऑफ कर दी जाती है सारी लाइट्स पूरे प्लेनेट पे, ताकि 1 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके और नेचर को फील किया जा सके। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और खासकर इससे पहले बात करूं इसके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है माय डियर वो है यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, द पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम आईएलओ की बात कर रहे हैं। आईएलओ का फुल फॉर्म आपको दिया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि जो गिलबर्ट होंगबो जो है, जो कि पहले
अफ्रीकन, अगर हम बात करें फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन बन गए हैं जो कि इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर होता है। चाहे वो हम बात करें सेक्रेटरी जनरल जब यूएन में बात करते हैं, या फिर किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूएन इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और आईएलओ जो है ये काम क्या करता है, ये बता देता हूं आपको। ये एक्चुअली जो लेबर वेलफेयर है, ठीक है, लेबर वेलफेयर के लिए काम करता है ये। और लेबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे इसका फोकस रहता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको बताना है कि आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएलओ का। ये जो अभी करंट आपके सामने जो डायरेक्टर जनरल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कैसे हैं, फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन है जो कि आईएलओ के हेड बने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक कंट्री की। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की हम बात करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का नाम आप देखते हैं मोस्टली जिन चीजों के लिए फेमस रहता है वो क्या है आपके लिए, खासकर मिसाइल के। और एक देखा जाए तो किम जोंग के डिसीजंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कई बार वर्ल्ड को भी पूरा चौंका देते हैं। तो इसी दौर में अभी इन्होंने एक इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको इन्होंने फायर किया है, और उसका नाम है Hwasong 17। ओके, अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, ये कहाँ पे किया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें, यहाँ के डिक्टेटर की बात करें, तो उनका नाम है किम जोंग उन, ये उनका पूरा नाम है, किम जोंग उन। और इसके अलावा हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर चर्चा कर लेते हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के इतिहास पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि 1945 से पहले, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए पैटर्न पे भी जाएं तो अगर लैंग्वेज वाला पार्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं जेएनयू की जब गाइडलाइन आएंगी तो उसमें कोरियन लैंग्वेज भी है और उसको ऐड किया जाएगा एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें 1945 की, तो 1945 में केवल कोरिया हुआ करता था, उससे पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं होता था। कोरिया की बात करें, थोड़ी ज्योग्राफिकली हम बात करें, तो जो कोरिया है वो कहाँ पड़ता है, कोरियन पेनिनसुला में। ठीक है, कोरियन पेनिनसुला। अब कोरियन पेनिनसुला जो है, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, अगर हम बात करें नॉर्थ की बात करें, कोरियन पेनिनसुला का नॉर्थ हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्थ कोरिया कहलाता है आज के टाइम में। और जो साउथ है, इसका जो साउथ है वो क्या कहलाता है, साउथ कोरिया कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि साउथ कोरिया कोरियन पेनिनसुला का साउथर्न हिस्सा है, और नॉर्थ कोरिया कोरियन पेनिनसुला का नॉर्दर्न हिस्सा है। ओके, उसके बाद हम बात करें 1945 तक ये कोरिया था, लेकिन 1945 से पहले थोड़ी हम बात करेंगे 1910 टू 1945, यहाँ पे जापानीज कॉलोनियल रूल हुआ करता था। ठीक है, जापानीज कॉलोनियल रूल, यहाँ पे जापान का राज हुआ करता था। और जापान 1945 में आपको पता होगा अगर, तो एक आता है हिरोशिमा, क्या नाम है, हिरोशिमा। एंड दूसरा जो है उसका नाम है नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी दो शहर थे जिनके ऊपर यूएस ने क्या किया था, एटॉमिक अटैक किया था। ठीक है, इस पे क्या किया था, एटॉमिक अटैक किया था, परमाणु बम गिरा दिए थे जब क्योंकि उससे पहले जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर अटैक किया था। खैर वो वर्ल्ड वॉर की चर्चा मैं एक वीडियो में करूंगा, वर्ल्ड वॉर क्या थे, और जो एंट्रेंस रिलेटेड आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक अटैक होने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था, और 1945 में ये जो कोरिया है ये फ्री हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करनी है, एक तो इनका जो इंडिपेंडेंस डे है साउथ कोरिया का, वो कब आता है, 15 अगस्त को आता है। 15 अगस्त को हमारा भी आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जेएनयू ने पूछा था, जो 2019 का एंट्रेंस एग्जाम था यूजी के लिए, उसमें पूछा था कि कौन सी कंट्री जिसका सेम डे जो इंडिपेंडेंस डे वो आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जाननी है आपको, अब किम जोंग है। अब किम जोंग जो है ये डिक्टेटर की तरह रूल करता है वहां पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कोई भी सरकार नहीं चली, यहाँ पे किम जोंग से पहले इनके फादर थे, उससे पहले ग्रैंडफादर थे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इनके पीछे की दो पीढ़ियां जो है उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में इनके जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम बताइएगा कि वो कौन थे। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूँ। 38 पैरेलल, तो 38 जो पैरेलल है ये क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस कंट्री के बीच में, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। इसके साथ आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं, मैं आपको ले चलता हूँ 1950 टू 1953। 1950 टू 1953 में क्या हुआ था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या हुआ था, एक वॉर हुआ था। अब इस वॉर के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, नॉर्थ कोरिया के साथ यूएसएसआर और चाइना, इन दो कंट्रीज ने इसे सपोर्ट किया था। और उसके बाद साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए कौन आया था,
यूएस आया था बाद में। यूएस ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया और उस चीज से बाहर निकाला। तो वहां पे एक स्ट्रिप भी बनी थी जिसका नाम है डीएमजेड, डीमिलिटराइज जोन। ओके, और अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं साउथ कोरिया के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में। और आपके पास 3 महीने बचे, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिल्कुल मिस मत करिएगा, और वीडियो लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग सीयूईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको ये करंट अफेयर बहुत हेल्प करेगा एंट्रेंस एग्जाम्स में। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे दलाई लामा की। दलाई लामा क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने एक बुक को ऑथर किया है, जिस बुक का नाम है ये एक पूरी पिक्चर बुक है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये एक पिक्चर बुक है। अब यहाँ पे दलाई लामा साहब को सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनको नोबेल फॉर पीस मिला हुआ है। ठीक है, कहाँ से? तिब्बत से आते हैं। नोबेल फॉर पीस मिला है इनको, शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में किस ईयर में मिला था। आपको यहाँ पे क्या बताना है? ईयर बताना है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आया दलाई लामा से पुराने एग्जाम्स में आप देखेंगे तो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि दलाई लामा का फिर असली नाम क्या है। तो दलाई लामा का जो असली नाम है वो नाम है इनका तेंजिन ग्यात्सो। और ये दलाई लामा किस नंबर के दलाई लामा है? तो 14 दलाई लामा है ये। ओके, बौद्ध धर्म गुरु है ये। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, इन्होंने किसके साथ इस बुक को ऑथर किया, तो उसका नाम है देशमोन टूटू। ओके, तो इनके साथ इन्होंने ये बुक पूरा का पूरा पिक्चर बुक है। आप लोग ये मत समझिए कि इसे लिखा गया है, लिखा नहीं है, इसमें पूरा पिक्चर्स है और ये पिक्चर बुक है। इस पिक्चर बुक को इन्होंने को ऑथर किया है दलाई लामा ने। और क्योंकि दलाई लामा तिब्बत से आते हैं इसलिए मेरे महत्वपूर्ण है। भारत ने उन्होंने शरण भी दी, उसको लेकर चीन के साथ कभी तलखियां बढ़ी भी भारत और चीन के बीच में, लेकिन भारत हमेशा दलाई लामा साहब को सपोर्ट करता रहा है। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अब आते हैं हम अगले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के साथ मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है G20 की जो लेटेस्ट मीटिंग है 2021 की, वो कहाँ हुई थी माय डियर? रोम में हुई थी। और रोम क्या है? इटली क्या कैपिटल है? याद रखिएगा रोम के बारे में, इटली का क्या ये कैपिटल है। G20 का मीटिंग कहाँ हुआ? 2021 का रोम में, इटली में, और भारत इसका मेंबर है। इंडिया इसका क्या है? मेंबर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक क्यों चर्चा में? क्योंकि इसकी समिट होने वाली है, और कहाँ पे होने वाली है? श्रीलंका में होने वाली है। बिम्स्टेक है क्या? पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्युलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। पहले मैं बता देता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है। एक्चुअली आप चाहे, मैं आपके सामने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन लिख रहा हूँ, इसके अलावा मैं सार्क लिख रहा हूँ। सार्क की बात करें तो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज का आपस में जो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप की कंट्रीज को वर्ल्ड में इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। और बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपने जान लिया, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। यहाँ पे टेक्निकल जो चीजें उनका भी इंटरचेंज किया जाता है। इसके अलावा इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 7 हैं, जिनमें कौन कौन है? भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड। एक यहाँ पे नहीं नोट किया है, वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके? एस्टेब्लिशमेंट की। तो एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन जो ईयर है वो है 1997। 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 1997 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में एक जो कहें कि डिक्लेरेशन हुआ था जिसका नाम कहा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, क्या नाम का है उसका? बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्लियर है? इस चीज को याद रखिए, बैंकॉक डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। कब हुआ था? 1997 में। ओके, याद रखना इस चीज को। टोटल मेंबर कितने हैं याद रखना? 7 मेंबर है, उसका मेंबर भारत भी है। बहुत आसान है आपको बिम्स्टेक के बारे में याद रखना। और अब की बार जो करंट चेयर है वो कहाँ होने वाला है? श्रीलंका में होने वाला है। और पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। और यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, और खासकर उनका फॉर्मेशन कैसे होते हैं बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्दी ही उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जाम्स में पूरी पूरी तरह से हेल्प मिल जाए। और एक बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, वो आने वाला अवार्ड्स पे। जितने भी अवार्ड हैं इंडिया में उन सब अवार्ड्स के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, उसका इंतजार करिएगा। बने रहिएगा एग्जामर्स के साथ, वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, ताकि उनको हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहें।
दूसरी हम बात करते हैं लास्ट में, जो कि रिगार्डिंग कोर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें CUET 2022 के जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और आप इनकी डिटेल्स लेने के लिए तो examiner.in विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है। तो गूगल फॉर्म जो है वो कहाँ पे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहां पे जाकर उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको जो पढ़ाने वाले हैं, पहला जो बैच लेने वाले हैं वो लोग मैं बता देता हूँ, नितिन सर KMC किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएट रहे हैं, JNU से PG है और JNU में अभी PhD कर रहे हैं। इधर गौरव सर ये भी DU से ग्रेजुएट एंड JNU से PhD स्कॉलर हैं। ख्याति मैम इस बैच को लेने वाली हैं साथ में, और ख्याति मैम गोल्ड मेडलिस्ट रही है पॉल साइंस में KMC किरोड़ीमल कॉलेज में, उसके साथ साथ JNU में गोल्ड मेडलिस्ट रही और अभी करंट में US स्टडीज में अपना PhD कर रही हैं। और बाकी मेंटरशिप के लिए मैं हूँ आपके साथ हमेशा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि CUET जो है वो एंट्रेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने और बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अप्रिशिएट करते रहिए यूं ही, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। और अप्रिसिएशन के साथ क्या एक मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। तो करंट अफेयर आपको यूं ही मिलता रहेगा। अगर आपने PDF अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज जल्दी से जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए एग्जाम वर्ड ऑफिशियल और वहां से आज का PDF ले लीजिए करंट अफेयर का, ताकि आप लोग नोट्स बना सकें और याद कर सकें। बहुत लिमिटेड आपको यहाँ पे मैं कंटेंट देता हूँ, वही कंटेंट देता हूं जो आपको हेल्प करेगा एंट्रेंस एग्जाम्स में, क्योंकि आपको UPSC लेवल का करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए, बिकॉज आपका एंट्रेंस उसका एक फिक्स लेवल है, उस लेवल से ऊपर करंट अफेयर नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें मुझे भी लगता है कई बार मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कराता हूँ। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए। और आपको क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो ये जो डिटेल्स आपके सामने है इन पे जाकर क्लासेस ज्वाइन कर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट PDF आज का एग्जाम बट ऑफिशियल में आपको मिलेगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।